हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति 7। नया चैप्टर है क्लास 10 का। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति है क्या। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग क्लास 9 में इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीधी बात रखता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा जिसमें से एक खड़ी रेखा होती है और दूसरी एक इस तरीके से रेखा, लेटी हुई रेखा होती है और खड़ी रेखा होती है ना। ये दो रेखाएं होती हैं और ये दो रेखाएं हजारों लाखों की संख्या में होती हैं। मतलब इस तरीके से खड़ी लाइन जो रेखा है वैसे हजारों रेखाएं होंगी। ठीक है, हजारों रेखाएं इस तरीके से हजारों रेखाएं होती हैं, है ना। और इसी तरीके से ये जो रेखा लेटी हुई ऐसी इस तरीके से रेखाएं होती हैं। इस तरीके से हजारों रेखाएं बनी होती हैं, जिसमें से क्या होता है, कोई बिंदु होता है, उस बिंदु को की दूरी पता करना होता है ना। कि मतलब उसकी यहाँ से मूल बिंदु से दूरी कितनी है या कितनी दूरी यहाँ से है, उसको पता करना होता है ना। जिसके लिए आपको दो समीकरणों की ज़रूरत होती है या दो युग्मों की ज़रूरत होती है। तो ऐसी वो रेखा होती है, वो ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इस रेखा को क्या कहते हैं और इस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक, देखिए, जो हमारी इस तरीके से रेखा होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, है ना। और जो हमारी खड़ी रेखा होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन होती है इसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और जो इस टाइप से रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, है ना। देखिए, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष के रूप में बोलते हैं, एक्स अक्ष के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हमारी इस तरीके से खड़ी रेखा होती है इसको हम वाई अक्ष के रूप में बोलते हैं, वाई अक्ष के रूप में बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए, आप लोगों ने रेखा पढ़ा होगा, रेखा संख्या रेखा पढ़ा होगा। संख्या रेखा में होता था क्या, ऐसा इस तरीके से था जिसमें से शून्य यहाँ रहता था, है ना। इधर जितना इधर जाओगे उतना हमें क्या मिलता था, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ऐसे। और इधर जितना जाते हैं हम लोग उतना हमें माइनस में मिलता है ना, माइनस मिलता था। तो उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि मतलब ये एक्स वाला अक्ष वाला रेखा है, एक्स अक्ष वाला लाइन है। इस साइड ये मूल बिंदु है, यहाँ 0 है। इस साइड अगर हम बढ़ेंगे, इस साइड अगर हम बढ़ते हैं तो इधर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। लेकिन इसके विपरीत में हम जब जाएंगे तो हमारा जो इधर पॉजिटिव था प्लस में था, इधर हमारा माइनस में हो जाता है ना। तो ये पूरी जो रेखा है हमारी, जो ये वाली क्षैतिज रेखा है, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं। लेकिन जब इधर पॉजिटिव हो जाता है इसे एक्स अक्ष बोलेंगे, और जब इधर माइनस में हो जाता है तो इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से जो हमारा ये वाला रेखा है ये भी क्या होता है, ऊपर जाएगा तो हमेशा 1 2 3 मतलब प्लस में रहेगा, है ना। इसे वाई डैश बोलते हैं, मतलब वाई एक्स बोलते हैं। और जब इधर नीचे आता है तो माइनस में होता चला जाता है, तो ये माइनस वाला हो जाता है, इसे बोलते हैं वाई डैश, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव वाला वाई और एक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं। जबकि वाई डैश को बोलते हैं वाई डैश एक्स, माइनस वाले को इधर माइनस चला जाएगा तो वो एक्स डैश। अर्थात इससे समझ में आया कि जो पॉजिटिव वाले मतलब नंबर होते हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं माइनस वाले नंबर होते हैं उसे एक्स डैश एक्स या वाई डैश ये अक्ष बोलते हैं। ठीक, तो हमने जाना है इस साइड के जो अंक होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इधर जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इधर का माइनस होते हैं, है ना। अच्छा, ये हमें 4 खानों के रूप में दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है ना। मतलब ये पहला खाना है ना। फिर इसके बाद ये दूसरा है, फिर इसके बाद ये तीसरा है ना, और इसके बाद चौथा। तो ये 4 खाने हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। मतलब चतुर्थांश मतलब 4 भाग, जिसके 4 भाग हों होता चतुर्थांश। इसको हम बोल सकते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेटिक। देखिए, इसे चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। अब देखिए इसको क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए एक्स और वाई अक्ष से मिलकर बना है ये, है ना। एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से मिलकर बना है, तो इसे हम बोल सकते हैं एक्स वाई अक्ष तल भी बोल सकते हैं, एक्स वाई अक्ष तल भी बोल सकते हैं, है ना। ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं निर्देशांक तल, निर्देशांक तल। अभी बताएंगे आप लोगों को कि निर्देशांक तल होता क्या है। निर्देशांक तल बोल सकते हैं, और इसे हम लोग बोल सकते हैं भुज कोटि तल, भुज और कोटि तल, है ना। इसको भी बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम इसको आप बोल सकते हो।
चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस और माइनस को बताएंगे किस स्थान पे प्लस होगा किस स्थान पे माइनस होगा। तो ध्यान दीजिए मैंने बताया क्या एक्स अक्ष वाला जो बिंदु है और वाई अक्ष हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। ये तो इस पे जो बिंदु होगा, इनके बीच में जो बिंदु होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर से भी पॉजिटिव में, इधर से भी पॉजिटिव में, मतलब इधर पहले वाले में सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सब पॉजिटिव में रहेंगे, अर्थात सब प्लस में रहेंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जब दूसरे वाले में आएंगे तो हम देखेंगे क्या होगा हमारा, इसमें ये वाई वाला क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा, और ये वाला माइनस में। तो फिर लिखेंगे माइनस और प्लस। आखिर माइनस पहले क्यों लगा, क्योंकि जो हमारा एक्स वाला नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है, और जो हमारा वाई वाला होता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार इसमें आएंगे तो इसमें देखो दोनों साइड से एक्स डैश वाई डैश है, तो मैंने बताया था एक्स डैश वाई डैश मतलब माइनस माइनस होगा सब, तो ये माइनस हो गया। ठीक, इसके बाद चौथे में आएंगे तो क्या होगा, एक्स वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस साइड है ना, ए वाला क्या होगा माइनस में रहेगा। तो यहाँ पहले एक्स वाला लिखा जाएगा तो प्लस में रहेगा, और वाई वाला माइनस में। तो हमने जाना कि देखिए पहले वाले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, चौथे में प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक, ये हो गया। ऐसा क्यों हो, क्योंकि वाई और एक्स अक्ष के बीच में जो बिंदु होगा उसको देखेंगे, उनकी दूरियों को पता करेंगे तो हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, और जो एक्स वाला होता है पहले लिखा जाता है नंबर, और वाई वाला बाद में लिखा जाता है। ठीक, और इसी तरीके से इसमें आएंगे देखेंगे दूसरे वाले में तो वाई वाला प्लस में रहेगा, जबकि एक्स डैश वाला माइनस है, क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु है उसको इधर मिलाएंगे इधर मिलाएंगे, तो उस बिंदु का नंबर को चेक करेंगे, निर्देशांक को चेक करेंगे, तो उसमें मिलेगा हमें वाई वाला जो होगा प्लस में रहेगा, और जो एक्स वाला रहेगा ये क्या होगा, माइनस में रहेगा। एक्स वाला माइनस जो होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक, इसी तरीके से इन सभी में। अब हम लोग जानेंगे निर्देशांक। निर्देशांक अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी हो सकता है वो बिंदु, मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, उस बिंदु को हमें निर्देशांक पता करना है। निर्देशांक कैसे पता करेंगे, तो निर्देशांक पता करने के लिए क्या किया जाता है, उन बिंदुओं को देखा जाता है, नापा जाता है। ठीक है, तो लेकिन वो बिंदु किस रूप में आते हैं हमें, तो ध्यान दीजिए वो बिंदु एक्स और वाई के रूप में हमें मिलते हैं। चाहे जहाँ बिंदु हो, चाहे इधर हो, चाहे चीज़ चौथे में हो, चाहे चौथे में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे तीसरे में, चाहे पहले में, वो हमेशा जो निर्देशांक उसका मान निकलेगा हमेशा एक्स वाई के रूप में हमें प्राप्त होगा, क्योंकि एक्स और वाई से मिलकर अक्ष बने हैं, तो एक्स का मान आएगा, वाई का मान आएगा, इससे हमें पता चलेगा कि वह निर्देशांक किस रूप का है, प्लस का है माइनस का है। ठीक है, तो देखिए जो एक्स वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं भुज, इसे क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, जबकि वाई वाले को बोलते हैं कोटि, है ना, इसे भुज बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक, तो ये इस रूप में आता है। और ध्यान दीजिए जो एक्स वाला होता है हमेशा एक्स वाला पहले लिखा जाता है, और वाई वाला बाद में, एक्स के बाद में लिखा जाता है। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 2 और 7 दे दिया जाए, ठीक, 2 और 7, इसमें से पूछा जाए भुज कौन है कोटि कौन है, तो हम लोग जानते हैं जो पहला अक्षर होता है या पहला अंक जो होता है वो हमारा होता है भुज। ठीक, वो हमारा क्या होता है भुज, और दूसरा वाला होता है जो वो हमारा होता है कोटि। ठीक, अच्छा भुज और कोटि है तो इसमें एक्स और वाई का मान क्या होता है, तो ध्यान दीजिए एक्स वाले को बोलते हैं भुज और वाई वाले को बोलते हैं कोटि। ये हमेशा से याद रखिएगा, क्योंकि 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो 2 और 7 है ये किस मतलब चतुर्थांश में मिलेंगे आपको, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किस स्थान पे हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, ये किस चतुर्थांश का है ये नंबर। ठीक, इसको पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, देखो इसमें देखो एक्स वाला भी प्लस में है, वाई वाला प्लस में भी है, दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो क्या होगी पहले चतुर्थांश में हमें मिलेंगे, क्योंकि दोनों में प्लस रहता है, कहाँ पर, पहले वाले चतुर्थांश में, तो ये दोनों प्लस हैं, तो ये दोनों कहाँ रहेंगे हमारा, ये पहले चतुर्थांश में रहेंगे। अगर यहीं पर होता -2 और 7 तो कहाँ पर जाते हैं आप, तो आप आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पहला माइनस है दूसरा प्लस है, मतलब एक्स वाला हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, इधर वाला माइनस, तो एक्स वाला पहले लिखा जाता है और वाई वाला बाद में, तो ये माइनस है तो प्लस, तो इसी तरीके से ऐसा। ठीक, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि हमने जाना निर्देशांक एक्स वाई का निर्देशांक। अच्छा इसमें पूछा जाए कि एक्स का निर्देशांक कौन है, तो भैया बताओगे आप -2, और वाई का निर्देशांक क्या है 7। ठीक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। यदि आपको कोई निर्देशांक 0 और 0 करके मिल जाए, है ना, यदि कोई निर्देशांक आपको 0 0 करके मिल जाए तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि एक्स का निर्देशांक है और ये वाई का निर्देशांक है। तो एक्स वाई का निर्देशांक मतलब कहाँ होता है, यहाँ सभी 0 से प्रारंभ यहीं करते हैं, यहीं से 0 से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से कोई शुरू करेगा 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, इधर से माइनस वाला -1 -2,
है ना। तो दोनों कहाँ आएंगे, यहाँ 0 0 पे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं भैया मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। जब 0 मान आ जाए तो इसका मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक, ये अपना क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यक्ष ने एक अंक भी चलना प्रारंभ नहीं किया। उसी तरीके से वाई भी क्या हुआ, एक अंक भी ऊपर चलना प्रारंभ नहीं किया, या कहीं भी अपने अक्ष पर चलना प्रारंभ नहीं की, बल्कि यहीं पे दोनों के दोनों स्थित हैं। इसीलिए 0 0 हो गया, और ये क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से मूल बिंदु हो जाएंगे। अच्छा, मान लिया जाए कि यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु मान लीजिए अगर 3 है, या मान लेते हैं ए है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, और जो हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष चलना ही प्रारंभ नहीं किया। तो एक्स अक्ष पे ए बिंदु है, कोई बिंदु है, और वाई ने क्या किया, चलना प्रारंभ नहीं किया, तो उसका निशान क्या हो जाएगा, तो आप उसका निशान लिखेंगे, पहले एक्स और वाई लिखा जाता है ना, एक्स और वाई लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है, ए, मान लीजिए ए है, मैंने 2 3 नहीं रखा, ए मान लिया, कहीं भी हो सकता है, तो ए रख दिए, ए हो गया। और वाई ने चलना प्रारंभ नहीं किया है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई ने न इधर गया न इधर गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर एक्स अक्ष पर कोई रेखा है या कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, चाहे पॉजिटिव की साइड हो चाहे नेगेटिव की साइड हो, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई का मान 0 हो जाता है। अगर यही स्थिति इस पे वाई पे बन जाए कि वाई पर भी कोई बिंदु है, वाई पर कोई बिंदु है, तो उस समय यक्स का मान क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यहाँ पर वाई का मान 0 हो गया, तो वहाँ पर यक्स का मान 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए, मैं मान लिया कि यहाँ पे ए है, बिंदु क्या है, ए है, जो वाई पर है ना। तो इस प्रकार से इसका जो आपका निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 0 और ए। 0 क्यों, क्योंकि पहले एक्स लिखा जाता है, इसके बाद वाई, तो वाई पे निर्देशांक हमारा क्या है, ए है, लेकिन जो 0 है वो 0 क्या है, चलना प्रारंभ करना नहीं, चलना प्रारंभ किया नहीं, मतलब यहीं 0 पर ही स्थित है। तो उसने कहीं मतलब अपने अक्ष पर कहीं भी एक भी गति नहीं की, चला ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, यक्स का मान 0 हो जाएगा। और वाई पे, जबकि वाई पे बिंदु है, तो वाई जहाँ बिंदु होगा वहाँ पे नंबर होगा, अंक होगा, तो उसका मान क्या हो गया, ए हो गया, मैंने ए मान रखा है, तो उसका निर्देशांक बनेगा 0 और ए। जब कोई भी बिंदु एक्स पर हो या वाई पर हो, एक्स पे हो या वाई पे, अगर एक्स पे है तो वाई का मान 0 होता है, अगर वाई पर है तो एक्स का मान 0 हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए कोई ग्राफ है अपना, और ग्राफ पे कोई बिंदु है, 2 बिंदु है, मान लीजिए एक है पी बिंदु है, ठीक, यहाँ पे स्थित है, दूसरा बिंदु है मान लीजिए यहाँ पे, उसका नाम है क्यू बिंदु है। तो 2 बिंदु हैं, एक पी है एक क्यू है। अब हमको पता करना है इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है ना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग। एक तरीका है, आप पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए इस पर नंबर लिखे रहेंगे, सब नंबर लिखा रहेगा, है ना। तो आप इस तरीके से खींचेंगे और मिलाएंगे कितनी दूरी है यहाँ पता कर। लेकिन आप इस तरीके तिरछे वाली जो लाइन है, तिर्यक रेखा है, इसको तो पता नहीं कर पाओगे। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सूत्र बना है, उसका नाम है विभाजन सूत्र, विभाजन दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र नहीं बल्कि दूरी सूत्र है, मैंने गलत बोल दिया। तो अपना है क्या है, दूरी सूत्र। तो ध्यान दिया, लिखेंगे दूरी सूत्र। इसके लिए एक फार्मूला है दूरी सूत्र का। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, हम इनके बीच पी और पी क्यू के बीच की दूरी आराम से निकाल लेंगे। देखिए पी जहाँ पे होगा वहाँ एक्स और वाई के रूप में उसका निर्देशांक होगा, है ना। और ये जहाँ पे है उसका भी x1 y1 इस तरीके से निर्देशांक होगा, है ना, इस तरीके से निर्देशांक होगा। या x1 y2 होगा, या यहाँ पे x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यहाँ x1 y2 y1 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा और इस तरीके से इस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो उसके लिए सूत्र है, दूरी सूत्र है। तो उसके लिए सूत्र लिखेंगे हम लोग, रहता है रूट में। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में, ठीक, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम लोग उसका पी और क्यू की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं आपको इस तरीके से ही लिखिए, बल्कि आप पी क्यू की दूरी निकालने के लिए आप लिख सकते हैं, जो मैंने x2 x माइनस 1 किया है, आप चाहो तो x1 माइनस x2 का
होल स्क्वायर करके इस तरीके से भी इन दोनों के बीच की दूरी को आप निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों बीच में वर्ग है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे तो ही क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, इस फार्मूले का भी यूज करके आप दूरी सूत्र आराम से निकाल सकते हो, पी और क्यू के बीच की दूरी को निकाल सकते हो। क्योंकि पी है इसका निर्देशांक एक्स वाई के रूप में दिया है, क्यू है इसका भी निर्देशांक वाई के रूप एक्स वाई के रूप में दिया है। आप उस पर एक्स वाई का मान रख के आराम से पी क्यू के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। ये जो दूरी सूत्र है प्रश्नावली 7.1 जो आपका चैप्टर है 7.1 प्रश्नावली, इसमें दूरी सूत्र का यूज हुआ है और उसी में संरेख बिंदु भी है। आगे संरेख बिंदु होती क्या है, देखिए संरेख बिंदु होती है ऐसे बिंदु जो क्या हो एक सीधी रेखा में मिले, ऐसे बिंदु क्या हो जो एक सीधी रेखा में हो वो क्या होती है संरेख बिंदु। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है ना, अब तीसरी बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, चौथी बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, तो क्या एक सीधी रेखा में है वो संरेख बिंदु होती है। ठीक है, जो सीधी रेखा में हो वो संरेख बिंदु होती है। और अगर यहीं लिख दिया जाए असंरेख बिंदु, संरेख बिंदु, ठीक, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु मतलब जो एक सीधी रेखा में ना हो, वो इस तरीके से भी हो सकती है ना, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है ना, अगर तीन चार बिंदु हैं तो कुछ भी तरीके से हो सकती है, कुछ तरीके से भी आकृति बन सकती है। अगर इस तरीके से आ जाती है तो त्रिभुज भी बन जाता है। अगर मान लीजिए तीन बिंदु इस तरीके से हैं, असंरेख है, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, इस तरीके से बिंदु हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। तो ये होता है हमारा असंरेख, ठीक है। और ये होता है संरेख बिंदु मतलब जो एक सीधी रेखा में बिंदुएं स्थित हो उसे संरेख बिंदु बोलते हैं। और जो एक सीधी रेखा में न स्थित हो, कुछ अलग तरीके से स्थित हो या कोई अन्य प्रकार की आकृति बना रही हो तो क्या होती है असंरेख बिंदु होती है। इस टाइप तीन बिंदु अगर इस टाइप से आकृति बना रहे हैं तो क्या हो जाती हैं, वो असंरेख बिंदु हो जाती हैं। अब कुछ तरीके से कुछ और बिंदु होती हैं जो क्या होती हैं कुछ इस तरीके से आकृति बनाती हैं, तो क्या हो जाती है चतुर्भुज का निर्माण कर देती हैं। तो ये चार बिंदु हो जाती हैं P, Q, R, S, इस टाइप हो जाएंगे तो क्या करेंगे वो चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं। ये होता है संरेख असंरेख। संरेख मतलब होता है जो सीधी रेखा में हो और उसका क्षेत्रफल न निकाला जा सके, क्योंकि अगर क्षेत्रफल नगण्य होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी सीधी रेखा हो उसकी चौड़ाई नहीं होती, जब चौड़ाई नहीं होती तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल नहीं रहता है ना। लेकिन ये क्या होती है असंरेख, इसमें क्षेत्रफल निकाला जा सकता है कि त्रिभुज बन गया तो भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चतुर्भुज बन गया तो भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। ये असंरेख बिंदु है। अभी हमने जाना कि P और Q के बीच की दूरी को पता करना है ना, P और Q की बीच की दूरी पता करना। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे M बिंदु है ना, फिर यहाँ पे N बिंदु है, ठीक है। हमको पता करना है हम लोग को कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो समान दूरी पर स्थित हो, समदूरस्थ हो। ऐसा बिंदु पता करिए इनके बीचों में, या मैंने जो पॉइंट है इनके बीचों में ऐसा बिंदु पता करिए जो क्या एक दूसरे के समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब देखिए समदूरस्थ उससे कहते हैं जिनकी दूरी क्या हो समान हो। किससे समान हो, ये जो M पॉइंट है और N पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, देखिए M और N जो बिंदु है इनसे क्या हो दूरी समान हो। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, जितना दूरी M से है उतना दूरी N से भी होना चाहिए। ये होता है समदूरस्थ। ये समदूरस्थ होता है जो आपकी प्रश्नावली 7.1 में दिया। मैं उसी को बता रहा हूँ जिससे आप क्या हो मेरे न बताने पर भी आप उसे क्या करें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये होता है समदूरस्थ। अगर इसको पता करना है तो क्या होता है x वाले और क्या कहते हैं x वाले को जोड़ के आधा कर दो और इसको जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। ये समदूरस्थ पता करने का तरीका है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है अच्छा तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो सब्सक्राइब करिए।